हाउ टू अचीव 10 years ऑफ सक्सेस इन जस्ट 1 years। वो हाथी का कहानी सुना है तुमने? एक हाथी जो पूरा बिल्डिंग का साइज का है, लेकिन वो एक सिंपल सा रस्से से बंधा हुआ है। वो उस रस्से को नहीं तोड़ पा रहा है। तो लोग सोच रहे क्यों? फिर पता चला बचपन में उस हाथी को उस रस्सी से बांध दिया गया था एंड वो हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया। तब से उसका दिमाग में बैठ गया, उसका चाइल्डहुड का प्रोग्रामिंग बन गया है सबकॉन्शियस में, जो उसे पता भी नहीं है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूँ। ये उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन चुका है और उस बिलीफ की वजह से जब उसके पास पावर है तब भी वो कोशिश नहीं कर रहा है और ना ही उस रस्सी को तोड़ पा रहा है। उस रस्सी से बांधा हुआ है। उसके लाइफ में फ्रीडम नहीं है जो अगर वो चाहे तो एक झटके में छीन सकता है। वैसा ही सेम तुम्हारे साथ हमारे साथ हो रहा है। हमारे कुछ बचपन का चाइल्डहुड का प्रोग्रामिंग, कुछ बिलीव्स जो हमें एनवायरनमेंट से, पेरेंट्स से, सोसाइटी से, दोस्तों से, इधर उधर से मिला है, हम उसको इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वो हमें फ्रीडम नहीं दे रहा है हम जो चाहते हैं वो अचीव करने के लिए। तो लास्ट वीडियो था पार्ट 1, जहाँ पे मैंने बात किया था तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में, कैसे वो तुम्हारे अभी की लाइफ को कंट्रोल कर रही है उसके बारे में, और फिर अनकॉन्शियस ट्रिगर और कॉन्शियस ट्रिगर के बारे में। ये वीडियो उस वीडियो का पार्ट 2 है, तो पहले जाओ वो वीडियो देख के आओ, वरना तुम ये वीडियो में कुछ नहीं समझ पाओगे। हम अनकॉन्शियस ट्रिगर के बाद से स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक्शनेबल स्टेप ये है कि अपने अनकॉन्शियस ट्रिगर्स को, जो इवेंट्स ट्रिगर करता है तुम्हारा वो चाइल्डहुड का ट्रॉमा, उसे बोलता है अनकॉन्शियस ट्रिगर। तुम्हें याद भी नहीं है, तुम्हें अपने अनकॉन्शियस ट्रिगर को, जो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी, स्ट्रेस, फियर, इन जैसे इमोशंस को जनरेट करता है जिसकी वजह से तुम एक्शन नहीं ले पाते हो, उस इवेंट को क्वेश्चन करना होगा कि क्या ये फैक्ट है, तथ्य है, इटर्नल ट्रूथ है, मतलब सच है। अगर ये रियलिटी नहीं है तो मेरा ये एसम्पशन कहाँ से आ रहा है? कोई ना कोई अनकॉन्शियस या फिर कॉन्शियस ट्रिगर से आ रहा है। जैसे मान लो टिंडे की सब्जी तुम्हें पसंद नहीं है। अब क्या टिंडे की सब्जी खराब है? ये इटर्नल ट्रूथ है? ये कोई फैक्ट है? तुम जाके रिसर्च करोगे, तुम देखोगे नहीं नहीं टिंडे में तो ये फायदा मिलता है शरीर को, तो मतलब टिंडे का सब्जी खराब नहीं है। इसके साथ कोई मेरा पास्ट नेगेटिव मेमोरी जुड़ा हुआ है, इसके वजह से मुझे ये खाना पसंद नहीं है। शायद वो कॉन्शियस होगा, शायद वो अनकॉन्शियस होगा। वैसे तुम्हें अब जर्नल करना है हेल्थ के बारे में कि मैं वर्कआउट क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्यों मेरे करने का मन नहीं करता। क्या इसके पीछे मेरा कोई नेगेटिव बिलीव्स है जो मुझे रोक रही है कि वर्कआउट करने से हड्डी टूट जाएगा, इंजरी हो जाएगा, बस स्टेरॉइड से ही बॉडी बनती है, नॉर्मल तुम हेल्दी फिट नहीं रह सकते। क्या इसके पीछे कोई नेगेटिव बिलीफ मेरा काम कर रहा है? या फिर रिलेशनशिप के बारे में, मैं जब रिलेशनशिप में जाता हूँ तो क्या मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशन जनरेट कर रहा है? क्या ये फैक्ट है या फिर उसके पीछे कोई अनकॉन्शियस ट्रिगर? ऑल्सो मनी के एरिया में कि जब मैं पैसा कमाने की सोच रहा हूँ तब मैं अपना 100% क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? मेरा 100% फोर्स से काम करने की मन क्यों नहीं कर रहा? क्या उसके पीछे मेरा कोई नेगेटिव बिलीफ है जो मुझे पैसे को प्रायोरिटाइज करने से रोक रही है? अब देखो, जब ट्रिगर्स आता है तब हमारे ब्रेन में तो हमारे साथ क्या होता है? जब ट्रिगर्स आता है ना हमारे सामने, वो इवेंट्स जिसकी वजह से हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आता है, वो इवेंट जिसके साथ हमारा कोई बुरी मेमोरी जुड़ा हुआ है और उसके वजह से अभी हमें बुरा फील होता है। जब ट्रिगर्स आता है ना तब हम सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं। हमारा ब्रेन का नियो कॉर्टेक्स, यानी जो लॉजिकल थिंकिंग करने वाला ब्रेन है, वो सेट अप हो जाता है। रेप्टिलियन और मैमेलियन ब्रेन एक्टिव हो जाता है, फाइट और फ्लाइट करने वाला। इसलिए ना जब तुम स्टेज पे चढ़ते हो या फिर किसी लड़की को अप्रोच करने वाले हो या फिर कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हो तो तुम्हारा अचानक दिमाग ब्लैंक हो जाता है और हाथ पैर कांपने लगता है, पसीना छूटता है और कैसे भी वहां से निकलने की मन करता है, क्योंकि तब तुम्हारा नियो कॉर्टेक्स का 70% ब्लड चला जाता है बॉडी में। अब ब्लडी ऑक्सीजन कैरी करता है तो ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाता है और CO2 बढ़ जाता है। इसलिए कोई क्रिटिकल सिचुएशन पे, एग्जाम के टाइम पे तुम्हारा कान लाल हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है, बॉडी हीट हो जाता है, देन हो जाता है तुम्हारा ब्रेन फॉग। तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग जितना भी है सब कुछ जीरो हो जाता है एंड देन यू लूज कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन। यू कांट थिंक, एक्ट और से एनीथिंग और टेक डिसीजन लॉजिकली, रैशनली। तुम जस्ट अपने रेप्टिलियन और मैमलियन ब्रेन के हिसाब से फाइट और फ्लाइट मोड पे चले जाते हो और सेफ्टी ढूंढते हो कैसे भी करके। इसलिए हमारे धर्म में शुरू से हजारों सालों से प्राणायाम को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि उससे तुम्हारे ब्रेन में ब्लड ज्यादा जाता है और उसके साथ ऑक्सीजन ज्यादा जाता है। तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा रैशनली और लॉजिकली थिंक कर पाता है और तुम्हारा ब्रेन ना डे टू डे लाइफ में ज़्यादा लॉजिकली और रैशनली सोच पाता है, बोल पाता है, डिसीजन ले पाता है। इसलिए सांस ले भाई, भर के सांस ले, ऑक्सीजन फ्री है। सबसे बड़ा संपत्ति भगवान ने फ्री कर रखा है। तेरे जीवन का वैल्यू 100 करोड़ 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है ना, तो जब सांस ले रहा है ना, ऐसा सोच कि तू
100 करोड़ 1000 करोड़ अंदर ले रहा है। ये एक अजीब फीलिंग है भाई, मैंने आविष्कार किया है, ट्राई करके देखना। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे तुम्हारा अगर बुखार हो गया हो तो तुम्हारा बॉडी हीट हो जाता है, वो तुम्हारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। वो इस चीज़ का सिम्टम है कि तुम्हारे अंदर कुछ गलत हो रहा है, तुम्हारे अंदर कुछ गलत चीज़ें, कुछ गलत बैक्टीरिया है जिससे फाइट कर रहा है तुम्हारा बॉडी, इसलिए हीट कर रहा है। वो हीट होना मतलब ही तुम्हारा बॉडी फाइट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है तुम्हें। हीट होना मतलब ये नहीं कि बॉडी गर्म हो रहा है, बाप रे बाप इसको तो जाके बर्फ के स्लीप में जाके लेटा दो, या फिर इसको तो आइसक्रीम खिलाओ जाके। नहीं, बॉडी हीट कर रहा है मतलब वो सिग्नल दे रहा है, वो तुम्हें समझा रहा है कि अंदर कुछ गलत है, उसको सही करो। वैसे ही ना ये एंगर, ओवर थिंकिंग, लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, ये सारे सिम्टम है, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म है। अंदर कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग रॉन्ग इनसाइट, उसका ये सब बस सिम्टम है। और ये जब बहुत दिन तक चलते हैं ना, तब ये मसल मेमोरी बन जाती है। जैसे कि मान लो किसी का कोई इंजरी हो गया, मेरे अगर मान लो इस हाथ में इंजरी हो गया और मैं ऐसे अगर करने जाऊं तो मेरा यहाँ पे पेन होने लगेगा, तो मैं 1-2 साल तक, बहुत साल तक ऐसे नहीं करने जाऊंगा। ऐसे अगर मैं करूंगा तो मेरा पेन होगा यहाँ पे। फिर जिस दिन मेरा ये वाला पेन, ये वाला बीमारी सही भी हो जाए, फिर भी मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरा ऐसे करने से पेन होगा। बीमारी नहीं है, मान लो इस बोन में फ्रैक्चर हुआ था, वो फ्रैक्चर सही हो गया लेकिन मुझे पेन हो रहा है। इसे बोलता है मसल मेमोरी। मतलब तुम्हारा ये मसल पेन के माध्यम से तुम्हारा ये जो फ्रैक्चर है उसको सेफ रख रहा है, और तुम्हारा मसल का मेमोरी बन चुका है कि जब वो फ्रैक्चर खत्म हो चुका है तब भी तुम्हें वो पेन दे रहा है। ये है तुम्हारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। ऐसा हो रहा है किसी किसी बंदे पे कि वो दवाई खाया जा रहा है, फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला कि यहाँ पर तो कुछ फ्रैक्चर ही नहीं है, फिर भी पेन हो रहा है, दवाई खाया जा रहा है, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। फिर उसे थेरापी दिया गया, कुछ किया गया, उसके बाद जाके बिना दवाई के या फिर थोड़ा सा दवाई के उसका पेन सही हो चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अपना अनकॉन्शियस को खोलना है। ये सब तुम खाली पेन पे नहीं कर पाओगे, तुम्हें कॉपी पेन लेके बैठना ही होगा, तुम्हें जर्नल करना ही होगा। सो करो। एंड तुम्हारे चाइल्डहुड का सबसे पेनफुल जो मेमोरीज है उसे लिखो। मान लो कोई फेलियर, कोई बुलिंग, या फिर कोई भी चीज़ जो तुम्हें याद है अभी, वो चीज़ तुम लिखो। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट, मान लो तुम कोई कंपटीशन पे या फिर एग्जाम पे फेल हो गए, उसके वजह से या तो तुम्हें अपने पेरेंट्स से डांट पड़ी, या तो वो दुखी या फिर सैड दिखे, तो तुम्हें लगा कि मेरी इस कंपटीशन के हारने की वजह से मेरे पेरेंट्स को एम्बैरेस होना पड़ा, सैड होना पड़ा, तो तुम फेलियर से ही डरने लगे। तुम्हारे ब्रेन ने एक न्यूरल पाथवेज बना लिया कि फेल नहीं होना है, तो फेल ना होने के लिए क्या करना है, ट्राई ही नहीं करना है, तो फेलियर ही नहीं होगा 100% गारंटेड। तो फेल होने के डर से क्या क्या कर सकते हैं, तो ट्राई ही नहीं करेगा, या तो ओवर थिंकिंग करेगा ज़्यादा, या तो प्रोक्रास्टिनेट करेगा उस टास्क को, एंड या तो स्ट्रेस से भागने के लिए कोई ना कोई बैड हैबिट्स या फिर कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढ लेगा। वो फेलियर या फिर एम्बैरेसिंग मोमेंट से ट्रॉमा नहीं आता, उसके बाद तुम उस इवेंट को कैसे देखते हो उससे ट्रॉमा आता है। मतलब 2 बच्चा है, चिंटू और पिंटू। चिंटू फेल हो गया तो उसकी माँ बाप ने बोला कि देख शर्मा जी का लड़का कितना अच्छा है, तेरे से तो ये भी नहीं होता, तू तो निकम्मा है, तूने तो हमारा नाक कटा दी। देख उनके माँ बाप कितने प्राउड फील कर रहे होंगे, और तेरे वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इस पे इतना खर्चा करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसको घर से निकाल देना चाहिए। जो चीज़ तुमने सुने होगे आसपास, पता ही होगा तुम्हें। और वहीं पे पिंटू को बोला गया कि तुम्हें सक्सेस मिला है फिर फेलियर मिला, वो बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुमने ट्राई किया। ये फेलियर तुम्हें ट्राई करने से रोकना नहीं चाहिए। ये 1 या फिर 1000 फेलियर भी कभी ये डिसाइड नहीं करता कि तुम उसके बाद ट्राई करोगे तो सक्सेस तुम्हें नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें एनालाइज करने का मौका मिल जाएगा, और क्या क्या वे वर्क नहीं करता और कौन सा वे वर्क करता है तुम्हें वो पता चलेगा। तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सोचो कौन आगे लाइफ में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जिसका ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा तो वो तो कभी ट्राई नहीं करेगा फेलियर के डर से, और ये बंदा बार बार ट्राई करेगा जब तक नहीं सक्सेसफुल हो जाए, जब तक नहीं इसे सक्सेसफुल होने का वे मिल जाए, ये छोड़ेगा ही नहीं, और ये सक्सेसफुल होगा भी। और ये बंदा ओवर थिंकिंग करेगा, प्रोक्रास्टिनेट करेगा चीज़ों को, एक्शन नहीं लेगा, कभी ट्राई ही नहीं करेगा, और आगे भी फेलियर रहेगा। तो फेलियर से कुछ नहीं होता, फेलियर के बाद तुम उसको कैसे देखते हो और आसपास से कैसा रिस्पॉन्स आता है, उससे सब कुछ होता है। उसको तुम कैसे रिफ्रेम करते हो, उससे सब कुछ होता है। हमारे जीवन में जब भी कोई नेगेटिव इवेंट घटता है ना, तब वो चीज़, वो जो स्ट्रेस रहता है, वो स्ट्रेस, वो नेगेटिव इमोशन कभी और फील नहीं करना चाहते। तो इसके लिए हमारे पर्सनालिटी में 3 टाइप का कोपिंग मैकेनिज्म आ जाता है। एक होता है रिजिड पर्सनालिटी, मतलब माई हुए और हाई हुए, मैं किसी का नहीं सुनने वाला, चलना है तो मेरे हिसाब से चलो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, वरना निकलो यहाँ से। ये एक होता है रिजिड मेंटालिटी। दूसरा होता है परफेक्शनिस्ट, क्योंकि उसने एक बार फेल किया तो अगली बार मैं तभी ट्राई करूंगा जब मैं
परफेक्ट बन जाऊंगा उस चीज़ में। एक बार अगर किसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं अगली बार तभी ट्राई करूंगा जब मेरे पास सिक्स पैक हो जाएगी, मेरी बॉडी बन जाएगी, मेरी पैसा, मैं बिलियनर बन जाऊंगा, और भी जो जो चीज़ मान लो सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। क्योंकि तुम्हारा बॉडी उस नेगेटिव इमोशन से, उस सेम से तुम्हें दूर रखना चाहता है, उस सेम को फिर से फील नहीं करना चाहता है, इसलिए वो परफेक्शनिस्ट बन जाता है और वो चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करता रहता है, डिले करता रहता है हमेशा। तीसरा है कॉमेडियन। मतलब तुम क्या मेरी फेलियर पे हंसोगे, मैं खुद ही हंस लूंगा, मैं खुद ही अपना मजाक उड़ा लूंगा ताकि तुम ना मजाक उड़ा पाओ। क्योंकि अगर तुम मजाक उड़ाओगे तो मुझे पेन होगा, मैं उस पेन को फील नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पहले ही अपना मजाक उड़ा लेता हूँ। बचपन में कोई तुम्हारा काला रंग का मजाक उड़ाए, कोई तुम्हारा मोटापा का मजाक उड़ाए, कोई तुम्हारा बालों का, कोई भी चीज़ का मजाक उड़ाए, तो तुम ऐसा बन जाओगे कि तू क्या मजाक उड़ाएगा, तू मजाक ना उड़ाए तो मुझे कॉन्फिडेंस समझे, इसलिए पहले ही मैं अपना मजाक उड़ा लूंगा, मैं पहले ही अपना बेइज्जती कर दूंगा ताकि तू बेइज्जती ना करे, ताकि तेरे बेइज्जती से मुझे कुछ फर्क ना पड़े। और ज़्यादातर कॉमेडियन ऐसे ही बनते हैं, कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा जो हम फील नहीं करना चाहते और उससे बचाने के लिए हमारा ब्रेन ये वाला कोपिंग मैकेनिज्म बना चुका है। दिमाग का तार थोड़ा खुल रहा है तो कमेंट में तार लिख दो तो पता चले कि हाँ, इतना देर तक कोई ना कोई महान पुरुष अटेंशन स्पैन वाला अभी तक मेरे साथ रह चुका है, उसे तो एक नोबेल पुरस्कार बनता ही है ना। तुम अभी जाके जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है उनके चैलेंज चेक करो, गरीबी के बारे में, ब्रेकअप के बारे में, कोई ना कोई अपना इंसिडेंट, अपना ट्रॉमा के बारे में वो लोग बताएंगे ताकि वो ट्रॉमा उन्हें और हर्ट ना करे, इसलिए वो उनका मजाक बना रहा है। यहाँ पे मैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है वो बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ के पीछे का साइकोलॉजी समझाने के लिए बैठा हूँ। तुम चीज़ों के पीछे का कारण समझते हो, तुम दुनिया को एक अलग नज़रिया से, अलग क्लियरिटी से, अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो। अब जैसे कि तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया था फेलियर वाला में कि दो तरह का कोपिंग मैकेनिज्म होता है, एक गुड कोपिंग मैकेनिज्म और एक बैड कोपिंग मैकेनिज्म। तुम कौन सा कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हो वो तुम्हारा लाइफ को बहुत इफेक्ट करता है। मान लो कोई गरीबी दिखा है, कोई पैसा नहीं कमा पाया है, तो वो ये कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर सकता है कि मनी इज़ बैड, जो लोग पैसा कमाता है वो लोग बुरे आदमी हैं, वो लोग गलत काम करके पैसा कमा रहा है, वो लोग लकी है, उनमें कुछ खास है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, हमारा जो भी पैटर्न्स नेगेटिव हुआ, जिसको हमारा कोई जरूरत नहीं है अभी लाइफ में, उसको हमें रिलीज करना होगा, वो नेगेटिव पैटर्न्स को। हमारा बाहर इंटेलेक्ट कुछ बोलता है, मतलब न्यूरो कॉर्टेक्स जो कॉन्शियस ब्रेन है वो कुछ बोलता है, और अंदर जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो कुछ बोलता है। तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन बोलता है कि परफेक्शनिस्ट मत बन, रिजिड मत बन, डोंट एक्ट फुलिश, प्रोक्रास्टिनेट, बिकम लेजी और इनकॉन्सिस्टेंट। बट तुम्हारा 90% अनकॉन्शियस ब्रेन बोल रहा है आई लाइक द अप्रूवल एंड वैलिडेशन आई गेट व्हेन आई एम सैड, आई एम क्राइंग, आई एम गेटिंग सिंपैथी और बीइंग अवॉइडेंट, और आई लाइक द फीलिंग ऑफ पावर व्हेन आई शो एंगर। जब मैं गुस्सा होता हूँ तब मुझे पावरफुल और सेफ फील होता है। मैं लोगों को डरा के रखूँगा तो कोई मुझे बुली नहीं करेंगे और मुझे वो सेम फील नहीं होगा फिर से। मैं अगर लोगों को डरा के नहीं रखूँगा ना तो लोग मुझे फिर से क्रिटिसाइज करेगा बचपन के जैसे और मुझे बुली करेगा। जो परफेक्शनिस्ट होता है उन्हें क्या लगता होगा कि आई फियर द क्रिटिसिज्म एंड फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, पीपल विल जज मी इफ आई डोंट अपीयर परफेक्ट। एक बिजनेस, एग्जाम, रिलेशनशिप में फेल हो गया तो अगली बार लाइफ में कभी कुछ ट्राई ही नहीं करूँगा ताकि वो फेलियर का जो इमोशन वो मुझे फिर से फील ना करना पड़े। सो आई विल नॉट अप्रोच अगेन एनीवन। मैं पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं करूँगा। ये पैटर्न बनता क्यों है, हमारा ये पैटर्न बनता है हमें सेफ और सिक्योर फील कराने के लिए, हमारे लाइफ को ईजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए, हमारे एनर्जी बचाने के लिए, चीज़ों को ऑटो पायलट में कर देता है। तभी हमारा ये साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल पैटर्न्स बनते हैं। तुम जब इस पैटर्न को ब्रेक करने जाओगे तो तुम्हारे आगे दो प्रॉब्लम होगी जिसके लिए तुम्हें रेडी रहना होगा। तुम्हें मैप दे रहा हूँ, मैप में तुम्हें आगे क्या क्या प्रॉब्लम आएगा वो बता रहा हूँ। पहला वाला प्रॉब्लम आएगा डिस्कम्फोर्ट। तुम्हें डिस्कम्फोर्ट फील होगा, जैसे कि बहुत ही तुम राइट हैंड से लिख रहे हो, तुम अचानक अगर लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करोगे तो तुम्हें एक डिस्कम्फोर्ट फील होगा। वैसा ही डिस्कम्फोर्ट तुम्हें फील होगा यहाँ पे शुरू में, लेकिन तुम्हें पता है कि डिस्कम्फोर्ट फील होगा। जब तुम्हें पता होता है उसके बारे में तब वो उतना फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। दूसरा प्रॉब्लम आएगा लॉजिकल मैनिपुलेशन। तुम्हारा ही ब्रेन अपना नीड फुलफिल करने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए तुम्हें लॉजिकली मैनिपुलेट करेगा, तुम्हें बहुत सारा लॉजिक और फैक्ट देगा ताकि तुम उस पूरे हैबिट्स में उसमें पड़े रहो जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है, जहाँ पे तुम सेफ फील कर रहे हो। तो वो बैड हैबिट्स तुम्हारा कितना भी नुकसान करे, वो उसको कराने के तुम्हें 1000 लॉजिक देगा। तुम्हारा ही ब्रेन तुम्हें बताएगा कि ये बैड हैबिट्स तुम्हारे अच्छे के लिए है,
ये कितना जरूरी है, इसको छोड़ दो तो क्या क्या हो जाएगा। ये बैड हैबिट से तुम्हें क्या क्या फायदा मिलेगा। किसी के लिए जिम जाना इजी है लेकिन पढ़ना इजी नहीं है, किसी के लिए पढ़ाई इजी है लेकिन जिम जाना इजी नहीं है। दोनों का ब्रेन, एक का ब्रेन जिम जाने के लिए और एक का ब्रेन पढ़ने के लिए, जब वो पुराना पैटर्न को ब्रेक करके एक नया हैबिट बनाने जाएगा ना, तब वो उसे 1000 लॉजिक देगा। तुम्हें उस लॉजिकल मैनिपुलेशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जैसे कि कोई इंसान पैसा नहीं कमा पाया है, तो वो अगर बोलेगा कि पैसा कमाना अच्छा है लेकिन मैं कमा नहीं पाया, तो मुझे वे ढूंढना पड़ेगा और मैं कमाना पड़ेगा। तो खुद की एनर्जी बचाना है, सेफ फील करना है। सेफ फील करने के लिए क्या करना है? पैसा एक बुरा चीज है, पैसा बस गलत लोगों के पास होता है। पैसा कमाने से जिंदगी खराब हो जाएगी। जैसे कि अभी जिंदगी बहुत अच्छी है, पैसा कमाने से तुम लोनली हो जाओगे, तुम्हें सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, नहीं कमाओगे तो भी छोड़ के चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव बहाना तुम्हें तुम्हारा ब्रेन देगा, तुम्हें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रेन का चाल, तुम्हारा ब्रेन का प्लान पूरा रिवील कर दिया। अब तुम्हें प्लान पता है, सो यू कैन। हमारा चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस कैसे हमारा एडल्टहुड में हमारी लाइफ को डिक्टेट करता है, ये समझो। तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हारे सेफ्टी के लिए, फिर कंफर्ट के लिए, अगर तुम्हें क्या खाना है, पहनना है, कहाँ सोना है, क्या करना है, अगर सब कुछ बताते थे, क्योंकि ये कंफर्टेबल पाथ है, तो तुम जब बड़े हो गए एडल्टहुड में, इंडिपेंडेंटली तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे। हमेशा खुद के डिसीजन पे सेकंड गेस करोगे, तुम एंग्शियस फील करोगे बड़े डिसीजन लेते टाइम, तुम फियर करोगे मिस्टेक्स की, तुम सेफ और फैमिलियर ऑप्शन तक ही टिके रहोगे। तुम्हें बचपन में हमेशा पेरेंट्स बोलते थे कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है, तो तुम अभी भी डिसिप्लिन के लिए खुद पे नहीं किसी और पे डिपेंडेंट होगी। कोई और मुझे बता देगा तब मैं करूँगा। बचपन में तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा हॉबी, तुम्हारा दोस्त, सब कुछ चूज़ किया, सब कुछ में रिस्ट्रिक्शन लगाया, तुम्हें खुद को कुछ चूज़ नहीं करने दिया। तो क्या होगा ना, तुम जब बड़े होगे तो तुम करियर के लिए भी पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहोगे, क्योंकि वो करियर जो तुम करना चाहते हो वो अनफेमिलियर और रिस्की लगेगा तुम्हें। सुबह तुम्हें पड़ोसी से, कजिन से, किसी और से कंपेयर किया गया होगा कि उसका अगर 95% आया और तुम्हारा अगर 80% आया, तो तुम्हें बोला गया होगा कि तू उसके ऐसा क्यों नहीं बन पाता। तुम्हें उनसे कंपेयर करके छोटा महसूस कराया गया होगा। जब तुम बड़े हो गए तो तुम्हारा लो सेल्फ स्टीम हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि यू आर नॉट गुड इनफ। तुम कॉन्स्टेंटली लोगों से वैलिडेशन सीख करोगे खुद को वर्दी फील कराने के लिए। तुम काम को, चीज़ों को डिले करोगे, टास्क को डिले करोगे जब तक ना वो परफेक्ट और फ्लॉलेस बन जाए। एंड इसी बहाने तुम्हें बहुत स्ट्रेस होगा एंड तुम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे। तुम्हें अगर बचपन में इनफ लव और अटेंशन नहीं दिया गया, फिर तुम्हारा कोई सिबलिंग होगा, उनको ज़्यादा अटेंशन और लव दिया गया, तुम्हें नहीं दिया गया, फिर कंडीशनल दिया गया, तो तब तुम्हें अगर लेस वैल्यूड फील हुआ होगा ना, बड़े होकर तुम्हारे अंदर पीपल प्लीजिंग आ जाएगी। यहाँ पे तुम किसी को आसानी से नो नहीं बोल पाओगे, तुम सबको येस बोल दोगे, उसमें तुम्हारा नुकसान क्यों ना हो। तुम्हारे अंदर एक डीप अनफुलफिल्ड नीड होगी एक्सटर्नल वैलिडेशन और लव के लिए। तुम्हें अगर उन चीजों के लिए डांटा गया जिसमें तुम्हारा गलती नहीं है, किसी दूसरे की गलती के लिए तुम्हें डांटा गया होगा, तुम्हें ब्लेम किया गया होगा, एंड बड़े होकर यू विल अवॉइड रिस्क बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर एंड रिजेक्शन। एंड वो क्रिटिसिज्म से भागने के लिए खुद को सेल्फ सैबोटेज कर लोगे, अनवर्दी फील करोगे और ट्राई नहीं करोगे चीज़ों पे। तुम्हारा पेरेंट्स अगर डिसअपॉइंटमेंट अवॉइड करने के लिए तुम ज़्यादा हाई एम नहीं करने, तुम्हें अगर ऐसा बोल दिया गया कि ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं है, देन तुम जो रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस डिजर्व करते हो उससे भी कम में सेटल हो जाओगे, ये जानते हुए कि यू डिजर्व बेटर एंड मोर। तुम्हारा मान लो बचपन में कोई बुरा दिन गया हो एंड तुम एक दिन रो दिए, बट उस दिन तुम्हें बोला गया कि क्या हो रहा है, ऐसा रोना अच्छा बात नहीं है, तो शायद तुम अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा के रखोगे। कभी किसी फ्रेंड्स, पार्टनर, किसी के पास तुम एक्सप्रेस नहीं करोगे उस डर से। तुम खुद के इमोशंस और नीड पे डाउट करने लग जाओ। एंड इमोशंस की सप्रेशन से तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन और एंगर, इरिटेशन, ये सब बढ़ेगा। तुम हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव की रहोगे और तुमसे कोई मिलना नहीं चाहेगा। तुम्हें अगर बचपन में सेफ रखने के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ा, कुछ नया नहीं ट्राई करने दिया, तुम्हें अगर बाहर खेलने जाने नहीं देते थे, तुम्हें अगर अकेला नहीं छोड़ते थे, तो तुम बड़े होके भी जीवन में रिस्क लेने से डरोगे। यू नीड टू बिलीव दैट यू डिजर्व ए मैक्सिमम ट्रॉमा फ्री लाइफ। फिर तुम्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, तुम्हें देखना है कि मेरा कौन सा एडल्टहुड का पैटर्न जो मेरे साथ बार बार हो रहा है, मेरा चाइल्डहुड से आ रहा है, क्या ये चीज़ें आज भी रिलेवेंट है। अगर नहीं है तो रिलीज इट, रिमूव इट, डिलीट इट फ्रॉम योर माइंड। तुम्हें खुद की रीपेरेंटिंग करना, जर्नल करो तुम्हारा सारा पैटर्न्स, तुम्हारा जो अनमेट चाइल्डहुड नीड्स है उसे जर्नल करो। फिर अपने
5 years और 10 years ओल्ड वर्सन जो तुम्हारा है उसको विजुअलाइज करो एंड बिकम हिज हेल्दी एंड सपोर्टिव पेरेंट जो उसे समझता है एंड फुलफिल हिज नीड्स। गिव हिम राइट डायरेक्शन, टेल हिम व्हाट ही वांटेड टू हियर। ये 2 पार्ट बहुत लंबा हो चुका है, तुम इसे मूवी की तरह देख रहे हो, कुछ दिन बाद भूल जाओगे। इसीलिए जो सॉल्यूशन है कैसे नेगेटिव पैटर्न्स को हम रिलीज करेंगे और फिर कैसे हम नया पैटर्न बनाएंगे जो हमें सक्सेसफुल बनाएगा, उसका लिंक तुम्हें नीचे कमेंट सेक्शन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका वैल्यू लाखों रुपया है। एंड व्हेन यू पे फॉर इट यू विल वैल्यू, यू शुड पे वैल्यू टू गेट द वैल्यू। क्योंकि जब तुम कोई भी चीज़ के लिए पे करते हो तो तुम उसको सीरियसली लेते हो एंड तभी तुम उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हो, अप्लाई करते हो लाइफ में एंड तभी तुम्हें उस चीज़ का रिजल्ट मिलता है। वरना बस यूट्यूब पे तुम बिंज वॉच करते रहोगे, एक वेब सीरीज की तरह देखते रहोगे, तुम्हें लग रहा है मैं तो कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कुछ सीख गया, लेकिन असली में तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और नहीं खींचना चाहता मैं। बाय।